स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माध्यमिक पाठशाला पर। तो क्लास 10 के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए माध्यमिक पाठशाला फिजिकल साइंस का एक कोर्स यूट्यूब पे लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें ये जो सीरीज़ रहेगा इसमें हम लोग हर एक चैप्टर का 1-2 वीडियो डालेंगे और उस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, ये सारा चीज़ आपको करवाएंगे। ठीक है, तो WBSC इस साल जो आप लोग बोर्ड देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए MCQ SAQ का सीरीज़ रहेगा, जिसमें हर एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप के करवाए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यही सोच के ये कोर्स करवाएंगे, स्टार्ट किए हैं कि आप लोग अभी तक सिलेबस अपना पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। जिस तरीके से अभी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं या कुछ करते तो वो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो माध्यमिक पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे फिजिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस कोर्स में, इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ SAQ MCQ ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और यही मान के हम चलेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें आता है। तो थोड़ा बहुत हम बताते रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा छपा देंगे, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसके लिए एक्साइटेड होंगे। एक बार बता दीजिए कमेंट में कि हाँ भैया हम एक्साइटेड हैं, आप ये कोर्स स्टार्ट कीजिए। आपका अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम बहुत कुछ इसमें करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको भी सॉल्व करवाएंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आप एक बार बता दीजिए कि हाँ इस कोर्स की ज़रूरत है भैया, ये करवा दीजिए। आप यहाँ से अगर इसको कीजिएगा और पूरा अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और अगर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए तो उसमें जो बच्चे कुछ नहीं जानते वो भी कम से कम 50-60 पा सकेंगे। ठीक है, और जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं अभी तक, वो तो बहुत अच्छा कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हाँ एक बार बता दीजिए एक्साइटेड है। ठीक है, और आप लोग कीजिएगा कि एक नया कॉपी लीजिएगा, उसमें सारा MCQ जो है वो लिखते रहिएगा, उसको सॉल्यूशन भी लिख लीजिएगा बगल में, किस तरीके से सॉल्व किया जाए। उसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और SAQ भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कुछ रहेंगे लिखित वाला, उसको भी आप ध्यान में दीजिएगा। तो पहला चैप्टर देखते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर 6 है, जिससे आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसमें से आपका कम से कम 2 मार्क्स MCQ और 2 मार्क्स, 4-5 मार्क्स आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, एक MCQ 2 को आएगा और 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो या 2 या 3 को आ सकता है। ठीक है, मतलब 5 मार्क्स आपका आ सकता है। ठीक है, तो 4 से 5 मार्क्स ही आपका मोटा मोटी आता है, हर साल आता है इस चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिएगा तो वो 4 से 5 मार्क्स आज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, MCQ और SAQ के जरिए। और इससे बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, जिससे आप अच्छे क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं 2017 से लेकर 2024 तक। तो एक बार फिर से बता दीजिए, आप करेंगे इस कोर्स को, एक्साइटेड है? हाँ भैया आप जारी रखिए, हम आपको सपोर्ट में हैं। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा जिससे हमको लगे कि हाँ कुछ बच्चों की ज़रूरत है इस कोर्स का, तब हम इसको कंटिन्यू और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम लोग 50 MCQ इस चैप्टर पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे MCQ तो आपके रिपीटेड है, आपके जो प्रीवियस ईयर है उसमें आपका आया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग हर एक क्वेश्चन को एक लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन बनता है वहाँ से बना के लाए हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, जिसको हम लोग I से दिखाते हैं। ठीक है, ये I से दिखाते हैं, लेकिन इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पेयर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? A भी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल A। 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? 2 इलेक्ट्रॉन, हम आपको बता दें, थोड़ा बताते भी जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है 2 ऋणात्मक चीज़ों पे। ठीक है, अगर 2 चीज़ों पे सेम आवेश, अगर दो प्रोटॉन होता है, दोनों पे प्रोटॉन पे प्लस आवेश पाया जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूछे या 2 प्रोटॉन पूछे, दोनों के बीच रिपल्सन, विकर्षण बल लगेगा। रिपल्सन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास रखेगा तो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। ठीक है, 2 प्रोटॉन को एक दूसरे के पास रखेगा तो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। लेकिन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास रखेगा तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो 2 समान चार्जेस पे हमेशा विकर्षण बल लगता है, मतलब नेगेटिव पे विकर्षण, पॉजिटिव पे विकर्षण, नेगेटिव पॉजिटिव पे आकर्षण। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश पाया जाता है, दोनों पे कैसा होगा? आपका विकर्षण बल कार्य करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है?
2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक इलेक्ट्रॉन पे जो होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम आवेश पाया जाता है। ठीक है, माइनस याद रखिएगा, सब एक ही जैसा लग रहा है लेकिन यहाँ सामने माइनस है, तो माइनस यहाँ हम लिख दे -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। कूलम क्या है? आवेश की एसआई इकाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला आवेश। अगर पूछेगा एक प्रोटॉन पे कितना पाया जाता है तो इतना पाया जाता है, लेकिन इसको प्लस में बोलना पड़ता है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन पे कितना आवेश पाया जाता है? इतना, लेकिन प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन पे बोलेगा तो इतना ही पाया जाएगा, लेकिन आगे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी पदार्थ के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन के निकाले जाने पर निम्नलिखित में क्या होगा? अगर किसी पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पदार्थ पे कैसा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश आएगा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, उस पदार्थ पर धनात्मक आवेश आएगा, सही बात है। उस पदार्थ पर ऋणात्मक आवेश आएगा, नहीं। उस पदार्थ का वजन कमेगा। ठीक है, सही बात है। अगर किसी वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना आता है? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम, इतना लगभग इसका एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है। और उस पर आवेश कितना पाया जाता है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो दो बातें याद रखें, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पदार्थ पे, क्योंकि ऋणात्मक चार्ज निकल गया, नेगेटिव चीज निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? पॉजिटिव। तो जो पदार्थ है उस पर कैसा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकलता है तो इतना वजन निकल जाता है, इतना वजन निकलेगा तो इसका वजन धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। तो ये दोनों को और गो किसमें? घ में। तो अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होगा? उस पदार्थ का कुछ वजन भी कमेगा और साथ ही साथ क्या होगा? आपका उस पदार्थ पे धनात्मक आवेश आएगा। लेकिन उल्टा हो जाएगा कब? अगर कोई पदार्थ बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब नेगेटिव चीज लेता है, तो इस पर कैसा आएगा? ऋणात्मक आवेश आएगा और इसका वजन भी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर किसी का वजन आपको कम करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए? उनके शरीर से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से जो वजन कम होगा ना, वो बहुत कम होगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब वजन तो कम हो, ऐसे देखिएगा वजन कम होगा, लेकिन उतना कम। ये एक इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg बहुत कम होता है। ठीक है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन निकाल के कोई फायदा भी नहीं है। वजन कमेगा लेकिन उतना भी नहीं कम पाएगा कि आप एक ही दिन में पतला हो जाइएगा। ठीक है, 5 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर मिलाकर कुल कितना आवेश पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन पे इतना ही क्या होता है? प्लस होता है। और दोनों को मिला के टोटल आवेश दोनों को मिला के बोलिएगा तो जितना प्लस है उतना माइनस कैंसिल हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0। तो कुल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। कूलम का नियम से किनके मध्य का बल निकाला जाता है? ठीक है, दो आवेशों के मध्य के बल का निकाला जाता है। दो आवेशों के मध्य, कूलम के नियम से दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, ठीक है, वो निकाला जाता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य का बल तो ये सब तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकाला जाता है। ठीक है, कूलम के नियम अनुसार दो आवेशों के मध्य का बल उनके दूरी के वर्ग का क्या होता है? कूलम का नियम का फॉर्मूला पता है? F = क्या होता है? K Q1 Q2 बाय में R²। ठीक है, हम थोड़ा बता दे, ये कूलम का नियम है। Q1 एक आवेश है, Q2 एक आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा F, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती, और इसके बीच इन दोनों के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ाएगा इसके और इसके बीच लगने वाला जो बल है वो कमेगा। तो दूरी के वर्ग का क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। तो यहाँ क्या पूछा है? कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके दूरी के वर्ग का क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। दूरी के विलोमानुपाती नहीं होता है, दूरी का वर्ग कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, उसका विलोमानुपाती होता है। कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल का क्या होता है? देखिए, समानुपाती। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। कूलम का नियम लागू होता है गोलीय आवेशों पर, बिंदु आवेशों पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। बिंदु आवेश मतलब छोटे छोटे आवेशों, छोटे छोटे आवेशों पे क्या होता है? कूलम का नियम लागू होता है। ठीक है, हमेशा याद रखेगा। दो बिंदु आवेश, बिंदु मतलब छोटे छोटे आवेश जो है उन पे कूलम का नियम लागू होता है। बहुत बड़े बड़े जो आवेश है, आवेश मतलब क्या? आवेश थोड़ी ना बड़ा छोटा होगा। कोई बहुत बड़ा वस्तु है, जैसे ऐसा वस्तु है, इस पे आवेश आ गया, ठीक है,
और बिंदु आवेश मतलब कोई छोटा चीज है उस पे आवेश आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। इस पदार्थ पे इस प्रकार का कोई शेप का वस्तु है, ठीक है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा या इस पे इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा तो इस पे भी क्या आ जाएगा, आवेश। अब इस पे और इस पे कितना बल लगेगा, ये कूलम के नियम से निकालना थोड़ा असंभव है। असंभव मतलब क्या, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बिंदु आवेश है लेकिन ये बिंदु आवेश नहीं, ये छोटा आवेश नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पूरा बड़ा वस्तु पे आवेश है। तो कूलम के नियम के अनुसार बिंदु छोटे छोटे आवेशों पर कितना बल लगेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, किसके नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार। तो ये आप क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, ठीक है, ऑप्शन लिखने का जरूरत नहीं है। कूलम, ये देखिए ये सब 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कूलम के नियम के अनुसार दो जो बल लगता है उनकी दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में। सही बात है, हम समझा भी दे। ये दो आवेश है Q1 और Q2, ये इस पे एक बल लगाएगा आकर्षण या विकर्षण। अगर दोनों ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये इसको धक्का देगा विकर्षण बल, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये इसको टानने की कोशिश करेगा आकर्षण बल। आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचेगा, जैसे मैग्नेट में होता है ना, नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास रहेगा तो धक्का धक्की देगा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा तो दोनों चिपक जाएगा। सेम आवेश में भी होता है, अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव तब भी धक्का देगा, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे में चिपक जाएगा, ठीक है। तो उसी को तो बल बोलते हैं ना। तो ये इस पे एक बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगेगा, और ये जो बल लगेगा ना, इन दोनों को एक रेखा से मिला दो, इस रेखा के दिशा में ही बल है। ये इसको अपनी तरफ टानेगा, अगर टान रहा आकर्षित कर रहा है तो इसी रेखा पे ऐसे टानेगा, बल की दिशा ऐसे होगा, और ये अगर इसको टानेगा तो ऐसे टानेगा, ठीक है। तो ये जो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी की दिशा में क्या होता है, इन दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाला बल होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है वो क्या है, एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था क्या, विद्युत धारा की एसआई का क्या, अच्छा यहाँ भी सेम क्वेश्चन था, एम्पेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन देना चाहते थे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है कूलम। विद्युत धारा की एसआई इकाई वहां पे भी था तो एम्पियर, और विद्युत आवेश की एसआई इकाई अगर पूछेगा तो कूलम। ये 2017 में ही पूछा था क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर और विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कूलम होते है, याद रखिएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर, याद रखिएगा। विद्युत धारा I आवेश Q और समय T में क्या संबंध है, आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा जो होता है, फॉर्मूला नहीं पता तो लिख लीजिए, ऐसे तो हम सारा फॉर्मूला का एक क्वेश्चन एक वीडियो बना के करवाएंगे, ठीक है। विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा I इक्वल टू होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा को अगर I से दिखाते हैं, आवेश को Q से दिखाते हैं और समय को T से दिखाते हैं तो I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। ये विद्युत धारा आवेश और समय में क्या है, संबंध है। तो I बराबर तो यहाँ पे तो विद्युत धारा I, Q और T में कैसा संबंध है, I बराबर Q बाई T, ठीक है। अगर ऐसे भी लिखा रहता T इधर भागा में इधर आके क्या हो जाता है, गुना में, तो I इंटू T इक्वल टू Q, Q इक्वल टू I इंटू T, ऐसे भी लिखा जा सकता था, ठीक है। किसी चालक में इतना कूलम आवेश अगर 30 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा मतलब I निकालना है, और फॉर्मूला आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एक मार्क्स में आते रहते हैं। आवेश कितना है, 600 कूलम, ठीक है। तो आवेश मतलब Q का वैल्यू कितना है, 600 कूलम। कितने समय में प्रवाहित होता है, 30 सेकेंड, मतलब T मतलब समय कितना है, 30 सेकेंड। तो तुमको क्या निकालना है, विद्युत धारा मतलब I बराबर क्या होता है, Q बाई T। Q कितना है, 600, और ये कितना है, T कितना है, 30, कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो कितना होगा, 20। और विद्युत धारा की इकाई क्या बताए, विद्युत धारा की इकाई एम्पेयर, तो 20 एम्पेयर। ऐसे यहाँ है कहीं 20, तो यहाँ पे 20 एम्पेयर, तो हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो उसमें हम करवा देंगे, ठीक है। तब भी एक लिख सकते हो 20 एम्पेयर, और इस तरह यहाँ पे वैल्यू अलग रहेगा, यहाँ वैल्यू अलग रहेगा, ठीक है। तो आप चेंज करके कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू मिनट में रहेगा तो इसको सेकंड में बदल दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ 1 मिनट लिखा रहेगा ना तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। हमेशा याद रखिएगा समय जो है, समय को सेकेंड में लीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग घर में बना लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ ऐसा है। अगर किसी चालक में 600 कूलम आवेश 1 मिनट में प्रवाहित होता है तो बस 30 सेकेंड की जगह 1 मिनट कर लीजिएगा। 1 मिनट में प्रवाहित होता है
तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो मिनट को पहले सेकंड में बदल के ऐसे ही डिवाइड करके आई का वैल्यू निकाल के कमेंट कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमको पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं और आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी चालक से 5 एम्पेयर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है तो कुल कितना आवेश प्रवाहित होता है। पहली बात तो जब भी मिनट, इस चैप्टर में जब भी समय सेकेंड के अलावा किसी भी इकाई में दिया रहेगा ना तो उसको सेकेंड में बदल लीजिएगा। समय जैसे है किसमें, मिनट में, 5 मिनट। 5 मिनट कितने सेकेंड के बराबर होता है, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो 5 मिनट 5 × 60 मतलब 300 सेकेंड। तो समय 5 मिनट बोला है मतलब 300 सेकंड मान लीजिए, ठीक है, 300 सेकंड मान लीजिए, क्या कन्वर्ट कीजिएगा तो वही इतना आएगा। अगर किसी चालक से 5 एम्पेयर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होता है, 5 एम्पेयर मतलब आई का वैल्यू कितना, 5 एम्पेयर, तो आवेश निकालना, आवेश मतलब क्यू निकालना। और अभी आपको बताए थे कि आई इक्वल टू होता है Q बाई टी, देन आई और टी दिया है तो Q निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, टी इधर आपका भागा में, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में, I इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा Q, और Q बराबर होगा I इंटू टी, और I का वैल्यू कितना है 5 और T का वैल्यू कितना है 300। तो 5 इंटू 300 कितना होगा 1500, और Q मतलब आवेश, आवेश की SI का क्या है, कूलम, कूलम बैठा दीजिए, तो 1500 कूलम, 1500 कूलम है, तो हो गया। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, चांदी। याद रखें, एमसीक्यू में पूछते रहता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो है चांदी, ठीक है। विद्युत धारा मापने का यंत्र का नाम क्या है। विद्युत धारा किसी, जैसे तापमान मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं ना, किसी तार से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है नहीं प्रवाहित हो रहा है, इसको मापने के लिए हम लोग एम मीटर का प्रयोग करता है। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, सॉरी इकाई तो एम्पेयर है, लेकिन विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, एम मीटर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, VOLT बोलते हैं इसको, हम लोग सिंबल V से दिखाते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई सब याद रखेगा। पहले तो आवेश, आवेश की SI इकाई कूलम, ठीक है, विद्युत धारा की SI इकाई एम्पेयर, और विभवांतर की SI इकाई वोल्ट, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार इसमें से कौन सा सही है, तो ओम का नियम आपको हम थोड़ा सा समझा दें। अगर मान लीजिए एक तार है, ठीक है, इस तार का प्रतिरोध है R, ठीक है, इस तार में करंट बह रहा है I, तो तार के इस छोर से इस छोर का जो विभवांतर होगा, विभवांतर को हम लोग V से दिखाते हैं, तार के दोनों छोरों का जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा, I इंटू R के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ये है ओम का नियम। विभवांतर जो होता है इसको हिंदी में लिख दे, V मतलब क्या, विभवांतर, वांतर, विभवांतर जो होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध, यहां लिख देते हैं प्रतिरोध। इससे एक माह का फॉर्मूला याद रहेगा, तो एक माह का क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आप कर सकते हैं। देखिए कि विभवांतर जो होता है किसी तार के दोनों छोरों का जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा और उस तार के प्रतिरोध के बराबर गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या बोला है, ओम के नियम के अनुसार कौन सा है, V इक्वल टू आई आर, V मतलब विभवांतर, I मतलब विद्युत धारा और R मतलब उस तार का प्रतिरोध। विभवांतर की इकाई क्या, अच्छा विभवांतर की इकाई तो यहाँ भी पढ़ा है, एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों दे रहे हैं, वोल्ट, ठीक है। विभवांतर की इकाई क्या है, वोल्ट। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। लेकिन ओम का नियम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, विभवांतर बराबर क्या होता है, I इंटू R, ये कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, चालक के विद्युत रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालक के विद्युत रोकने की क्षमता को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग R से दिखाते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, प्रतिरोध की SI इकाई ओम है, ओ ठीक है नहीं, ओम है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, ओम है, यहाँ पूछ ही दिए। चलिए प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, ओम, ओम का सिंबल क्या है, इस तरीके से। वोल्ट पर एम्पेयर किसकी किस भौतिक राशि की इकाई है, वोल्ट पर एम्पेयर। अच्छा देखिए, V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है, देन R इक्वल टू क्या होगा, V बाई I। अगर इसकी, ये क्या है, यही तुम्हारा प्रतिरोध है, ठीक है।
और अगर इसकी SI इकाई निकालना है तो इन दोनों की SI इकाई बैठा दीजिए। आप लोग को ये सब पता होगा, ठीक है, 9 क्लास में पढ़े होंगे, या यूट्यूब पे, या इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग ने इकाई निकालने का वीडियो भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसकी SI इकाई निकालना है तो इन दोनों की SI इकाई बैठा दीजिए। इसकी SI इकाई क्या है? वोल्ट है, क्योंकि वो भी क्या है? विभवांतर है, और I मतलब करंट, करंट की SI इकाई क्या है? एम्पेयर। तो वोल्ट, नीचे में एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है। ये किसकी इकाई हो गया? प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या हो गई? वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है। तो भैया प्रतिरोध की SI इकाई ओम तो है ना? हाँ भाई, वोल्ट पर एम्पेयर को ही हम लोग ओम बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पेयर को ही क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। शायद 2017 में ये क्वेश्चन आया था, वोल्ट पर एम्पेयर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, वोल्ट को V से दिखाएं, एम्पेयर को A से, तो वोल्ट पर एम्पेयर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वोल्ट एम्पेयर -1, एम्पेयर ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, वोल्ट पर एम्पेयर ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है। अगर चालक का प्रतिरोध R है, चार की लंबाई L है, तो चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती होता है, और किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल का, उसकी मोटाई का क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? प्रतिरोध मतलब किसी तार के अंदर विद्युत धारा रोकने की क्षमता। तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर विद्युत धारा रोकने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगा। तार की मोटाई जो है जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर विद्युत धारा रोकने की क्षमता उतनी कम होगा। तो लंबाई का समानुपाती और तार के मोटाई का यानी क्षेत्रफल का क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। तो चालक की लंबाई किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है, चालक का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चालक की लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध क्या? ज़्यादा। चालक की मोटाई कम तो प्रतिरोध क्या? तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों पे निर्भर करता है, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पे निर्भर करता है, ये याद रखिएगा। 3 मार्क्स में ये पूछता है, इसको हम हो सके तो करवा देंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा रोकने की क्षमता, जिसको हम लोग R से बोलते हैं, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर किसी चालक के दोनों छोरों का विभवांतर 40 वोल्ट है, विभवांतर कितना है? 40 वोल्ट। अगर कोई तार है, इसके यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर जो है वो है 40 वोल्ट, ठीक है। तो मतलब V का वैल्यू दिया है, उसका प्रतिरोध 20 ओम है। प्रतिरोध मतलब R का वैल्यू कितना दिया है? 20 ओम, ठीक है। तो उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? विद्युत धारा मतलब I। ये देखिए 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ सकता है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। I निकालना हमको पता है, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है? IR। I निकालना है, R इसके साथ गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो V बाई में R इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। देन I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R। V का वैल्यू कितना दिया है? 40, और R का वैल्यू कितना दिया है? 20। 40 बाई 20 कितना हो जाएगा आपका? 2 एम्पेयर। तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पेयर। तो ये देखिए शायद 2023 में क्वेश्चन दिया था, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। अगर किसी चालक के दोनों छोरों का विभवांतर 4 वोल्ट है, मतलब V का वैल्यू 4 वोल्ट है। ये भी मतलब ये भी सिंबल भी है, और ये भी मतलब वोल्ट इकाई, ठीक है, विभवांतर की इकाई। इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पेयर है। I का वैल्यू, विद्युत धारा मतलब I का वैल्यू 0.5 एम्पेयर। तो प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध मतलब R निकालना है। चलिए R, यही फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है, आप R निकाल के हमको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसमें हम छोड़ देते हैं यहीं पे। R निकाल के ये फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू क्या है? IR। देन R इक्वल टू क्या होगा? ये I इधर आ जाएगा, V बाई I। R इक्वल टू क्या होगा? V का वैल्यू कितना? 4, और I का वैल्यू कितना? 0.5। तो R का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे 8 ऑप्शन में है क्या? अगर किसी चालक के दोनों छोरों का विभवांतर इतना है और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान इतना है, ठीक है, तो V इक्वल टू IR, V बाई I कट जाएगा 8। R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 ओम, ठीक है। तो 8 ओम तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो कोई बात नहीं, 8 ओम हम लिख देते हैं, और ये क्या है? सही है। तो ये विभवांतर अगर इतना है, I का मान इतना है, तो इस V इक्वल टू IR, R इक्वल टू R निकालना है, प्रतिरोध का मान R निकालना। R इक्वल टू क्या होगा? V बाई I, और V का वैल्यू 4 है, I का वैल्यू 0.5 है, यहाँ से पॉइंट जाएगा तो 40 बाई 5 कट के क्या होगा? 8 ओम। प्रतिरोधकता किन पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता यानी रो,
प्रतिरोध आप लोग जानते हैं, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध मतलब कैपिटल आर से दिखाते हैं। प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक जितना लंबा उसका प्रतिरोध, विद्युत धारा रोकने की क्षमता क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है। और चालक जितना मोटा उसकी विद्युत धारा रोकने की क्षमता उतनी कम है। विलोमानुपाती संबंध है क्षेत्रफल और प्रतिरोध में। लेकिन प्रतिरोधकता जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। तो इसके लिए याद रखेगा ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोधकता जो है वो चालक की लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, वो प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे प्रकृति मतलब क्या, तांबा जो है, तांबा का प्रतिरोधकता अलग होगा, एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता अलग होगा, चांदी का प्रतिरोधकता क्या होगा, अलग। मतलब अलग अलग मटेरियल का प्रतिरोधकता अलग अलग होगा, ठीक है। लंबाई क्षेत्रफल से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रतिरोध जो होता है उसको लंबाई और क्षेत्रफल से मतलब होता है। प्रतिरोधकता जिसको रो से दिखाते हैं, इसकी एसआई इकाई क्या होता है अगर आपको याद है तो ओम इंटू मीटर होता है। और सीजीएस इकाई क्या है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम इंटू सेंटीमीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम इंटू मीटर, ओम ये सिंबल को पता है, ओम बोलते हैं, ओम इंटू मीटर, ओम बाय मीटर नहीं, ओम इंटू मीटर और ओम इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पूछ ही दिया। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, इकाई मतलब एसआई का ही पूछेगा, ओम इंटू मीटर, ओम डॉट मीटर मतलब ओम इंटू मीटर, ये ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इकाई वाला क्वेश्चन तो हमेशा एक पूछता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। इकाई वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी क्वेश्चन आता है और इजीली आप वहाँ से मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है। चालकता की इकाई क्या है, चालकता, ठीक है। तो चालकता की 2023 में पूछा था मोहो पर मीटर, ठीक है। चालकता की एसआई इकाई क्या है, मोहो पर मीटर। जूल के नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा H, जूल का नियम आपको पता है, 3 मार्क्स में 2018 में पूछा था। जूल का नियम जो होता है H, वो किसके होता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होता है, चालक के प्रतिरोध का समानुपाती होता है और चालक में कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसका भी समानुपाती होता है। तो आप अगर इसको लिखना चाहते हैं 3 मार्क्स में, चूंकि 2018 में पूछा था, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा, उस H मतलब हीट, ऊष्मा, ठीक है, गर्मी। कोई भी तार जो होता है उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो कितना गर्म होगा, कितनी ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगा, ये निर्भर करता है कि उसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, उसका प्रतिरोध क्या है और उसमें कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इन तीनों चीजों का क्या होता है, वो समानुपाती होता है। तो जूल के नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा H विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती, ये भी सही है, प्रतिरोध का समानुपाती ये भी सही है, विद्युत धारा के समय का समानुपाती। विद्युत प्रवाह कितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, एक हीटर है उसमें कितने समय तक करंट प्रवाहित कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो 1 घंटा कीजिएगा तो ऊष्मा कम होगा, 2 घंटा कीजिएगा तो ऊष्मा क्या होगा, ज्यादा। तो किसी चालक में किसी भी करंट कैरिंग वायर में, ठीक है, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, उसमें कितने समय तक ऊष्मा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसका क्या होगा, समानुपाती। मतलब इन तीनों चीजों का क्या होता है, समानुपाती होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति मतलब क्या, आपका पावर। पावर की एसआई इकाई क्या है, वाट है, ठीक है। 6 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। याद रखिए एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछेगा श्रेणी क्रम। हम थोड़ा सा बता दें, श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध निकालना है ना, उसका फॉर्मूला है R1 + R2 + R3, ठीक है, R4। जितना भी अगर 4 प्रतिरोध है तो चारों को नॉर्मली ऐसे जोड़ दीजिएगा तो वही उसका क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2। तो बोला है 6 और 12 ओम का प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, सबको जोड़ देना, बस जितने भी प्रतिरोध है सबको जोड़ देना। 4 गो है तो 4 को जोड़ दो, 2 गो है तो 2 ही को जोड़ेंगे ना भाई, और 2 गो एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे। पहला प्रतिरोध क्या है, 6 है और दूसरा क्या है, 12। 6 + 12 कितना होगा, 18। तो श्रेणी क्रम में रहेगा तो नॉर्मली दोनों को जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, 6 + 12 18। इस तरीके के कुछ बड़ा क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा, ये तो एमसीक्यू वाला वीडियो है, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बड़ा वाला क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 6 और 12 ओम के प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर यही बोल दे समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो समानांतर क्रम में समतुल्य निकालने का फॉर्मूला था 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, ठीक है।
इस तरीके से ये जो है ये आरपी, यही तुम्हारा समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। अब कैसे निकालेंगे, क्या बोला है तुमको कि 6 और 12 ओम के ही प्रतिरोध है और उन दोनों किस क्रम में जोड़ा है, इस पर समानांतर क्रम में। तो ये वाला फॉर्मूला लाएंगे। तो 1/RP, आरपी का वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन 1/R1, R1 मतलब क्या, पहला प्रतिरोध, पहला 6 मान लो और दूसरा को क्या मान लो, 12 मान लो। 6 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा, 12 ही जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ो, अब भिन्न का जोड़ है, इसको जोड़ो। 12 का टेबल में 12 का जो 12 जो है वो 6 से कितना बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। 2 का इससे गुना करो कितना हो जाएगा 2, और ये एक बार में 1 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो 1/RP = इसको जोड़ के कितना आएगा 3/12। अब आरपी निकालना है तो इसको उल्टा करो तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगा उल्टा, आरपी बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये भी उल्टा हो जाएगा 12/3, अब 12/3 कट के कितना हो जाएगा 4 ओम। तो समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और उस पर R1 जितने भी प्रतिरोध है उसका वैल्यू निकाल के भिन्न वाला जोड़ करके उल्टा करके आरपी का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ओम। अगर तुमको कुछ क्वेश्चन चाहिए तो हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। तुम एक बार करना। 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, निकाल के कमेंट कर देना, ठीक है। 50 हर्ट्ज एसी विद्युत में प्रति सेकेंड विद्युत धारा कितनी बार अपनी दिशा बदलती है। 50 हर्ट्ज है इंडिया में, याद रखना, ठीक है। इंडिया में जो एसी करंट आता है वो 50 हर्ट्ज का आता है, ठीक है। और वो 1 सेकंड में 100 बार अपनी क्या होती है, दिशा बदलती है। 50 बार पॉजिटिव में बहती है, 50 बार नेगेटिव में बहती है। एसी विद्युत का अगर ग्राफ आपको पता करना है तो एसी विद्युत का ग्राफ जो होता है, इस तरफ विद्युत होता है और इस तरफ समय होता है। अगर बोलेगा एसी विद्युत का ग्राफ बनाने तो वो भी बना सकते हैं इस तरीके से, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये है एसी विद्युत का ग्राफ, ठीक है। विद्युत प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व मतलब किसके वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो किसी पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से निकल जाता है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के अंदर से निकल जाता है, ठीक है, पदार्थ के अंदर ही रहता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, विद्युत धारा के लिए प्रवाही उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह के लिए किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत प्रवाहित होता है मतलब एक्चुअली में अगर तुम पढ़े होगे ध्यान से तो तुमको पता होगा, किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो एक्चुअली में प्रवाहित होता है। और इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के अंदर पाया जाता है, हाँ परमाणु के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ परमाणु होते हैं जिनके बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और तार के जो खाली जगह होता है उसमें घूमते रहता है। इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, या हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। अगर किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। इसको हम लोग आपको बताएंगे भी, ठीक है। इसको अभी ऐसे लिख लो, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देगा तो लिख सकते हो, लेकिन हाँ इसको हम करवाएंगे तुमको, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2017 में, इसका क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। इस पर एक फॉर्मूला है R=ρ/LYA, यह फॉर्मूला से ये आएगा। लंबाई को अगर दोगुना करोगे ना तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना कम जाएगा। अच्छा, लंबाई 2 गुना बढ़ेगा तो प्रतिरोध को कितना गुना बढ़ जाना चाहिए, 2 गुना बढ़ जाना ही चाहिए। लेकिन लंबाई बढ़ने के साथ ही क्षेत्रफल 2 गुना कम जाएगा और इसके 2 गुना कमने से फिर ये 2 गुना बढ़ जाना चाहिए। तो 2 गुना पहले बढ़ा, 2 गुना, 2 × 2 कितना होगा, 4 गुना। तो ये कितना का बढ़ना चाहिए, 4 गुना बढ़ना चाहिए। इसी हिसाब से अगर हम बोले लंबाई अगर 3 गुना बढ़ा तो लंबाई 3 गुना जैसे बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी कितना गुना बढ़ना चाहिए, 3 गुना बढ़ना चाहिए। और लंबाई 3 गुना जैसे बढ़ेगा ना, क्षेत्रफल जो होगा वो 3 गुना घट जाएगा। तो इसके घटने से फिर ये बढ़ेगा और 3 गुना बढ़ेगा। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 गुना। तो अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता कि लंबाई 3 गुना, किसी तार है, किसी तार का लंबाई अगर 3 गुना बढ़ गया है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा, तो लंबाई के 3 गुना बढ़ने से
प्रतिरोध जो होना चाहिए वो 3 गुना बढ़ जाना चाहिए, प्लस लंबाई के 3 गुना बढ़ने से क्षेत्रफल 3 गुना कम जाएगा। और क्षेत्रफल भी तो प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर करता है। क्षेत्रफल जैसे ही 3 गुना कमेगा तो प्रतिरोध और 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि विलोमानुपाती संबंध है। 3 × 3 कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। ठीक है, ये कराएंगे। एसी डायनेमो को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, कहाँ गया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें फैराडे और लेंज का नियम है, उस सिद्धांत पे क्या होता है, ये काम करता है। R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो किसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी? R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3, इस तरीके से बोलते हैं श्रेणी क्रम। R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा। इसमें 10 एम्पीयर तो इसमें 10 एम्पीयर तो इसमें 10 एम्पीयर। इसका मतलब किसी में कम बेसी प्रवाहित नहीं होगा, तीनों में क्या होगा, समान प्रवाहित होगा। तो ही बोला श्रेणी क्रम में। याद रखने वाला बात यह है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा क्या होती है, समान प्रवाहित होती है, किसी में कम ज्यादा नहीं। प्रेरित धारा का दिशा किसके नियम से ज्ञात किया जाता है? प्रेरित धारा जो होती है उसकी दिशा जो होती है वो लेंज के नियम से ज्ञात किया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पेचकस के नियम से किस चीज का पता लगाया जाता है? पेचकस के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जाता है। ठीक है, भारत में तारों को कलर कोडिंग में जीवित तार को किस रंग से दिखाया जाता है? जीवित तार को ब्राउन, भूरा रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, 1 स्टेट वोल्ट जो होता है कितने वोल्ट के बराबर होता है? 1 स्टेट वोल्ट जो है डायरेक्ट याद रखिए 300 वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ये सब चीज़ें एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। वन वेबर जो होता है कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, ये किसकी इकाई है, ये सब आप लोग को अगर नहीं पता तो फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, चुम्बक क्षमता की इकाई है। ठीक है, किसी यंत्र के P विभवांतर V और I में क्या संबंध है? P मतलब क्या होता है, उसकी शक्ति। कोई बल्ब है, ठीक है, ये शक्ति, इसकी शक्ति मतलब हर एक सेकेंड ये कितनी ऊर्जा खर्च करता है, वो उसकी शक्ति कहलाती है। और किसी बल्ब की शक्ति या किसी भी उपकरण की जो शक्ति होता है वो उसके दोनों छोरों के विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल का बराबर होता है। ठीक है, ओम का नियम नहीं है, ओम तो क्या होता है, V = IR ओम का नियम होता है। किसी बल्ब का अगर शक्ति निकालना है तो उसके दोनों छोरों का विभवांतर कितना और उसमें उस समय कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इन दोनों गुना कर दो तो उस बल्ब की क्या निकल जाएगी, आपकी शक्ति निकल जाएगी। फ्यूज का तार किस तार के साथ जुड़ा होता है? फ्यूज का तार जो होता है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जीवित तार से जुड़ा होता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मध्य उंगली में किसकी दिशा होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोग पढ़े होंगे, इसमें आपको जो ये वाली उंगली होता है ये चालक की घूमने की दिशा या चालक पे लगने वाले बल की दिशा बताता है। ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो मध्य उंगली है, ये वाला उंगली, इसको बोलते हैं मध्य उंगली। ये नहीं कि इसको मध्य उंगली, इसको मध्य उंगली बोलते हैं। ये जो होते हैं आपकी विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। ठीक है, ताप दीप्त बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ताप दीप्त जो पीला वाला बल्ब होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? पीला वाला बल्ब पे लगा होता है फिलामेंट, और फिलामेंट में जैसे ही विद्युत धारा जाता है वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो किस नियम से काम करता है? जूल के नियम से। जूल का नियम क्यों? क्योंकि अभी आप लोग को हम थोड़ा देर पहले बताया कि कोई भी उपकरण में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो गर्म हो जाता है। उसी प्रकार जो पहले के समय में पीला वाला बल्ब आता था उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो उसका फिलामेंट गर्म हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो जूल के नियम से काम करता है। ये सब एमसीक्यू है, आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत हम बता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। पंखा किसके नियम का पालन करता है? चार्ल्स का, गै-लुसाक का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पंखा एक मोटर होता है, मोटर में किसके नियम का पालन होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का पालन होता है। 3 पिन प्लग में मोटा वाला पिन किस तार से जुड़ा होता है? मोटा वाला जो पिन होता है 3 पिन प्लग जो इस तरीके का होता है, ठीक है, इसमें ऐसा ऐसा छेदा होता है, जो सबसे मोटा वाला ऐसा होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो अर्थिंग से, हाँ वही हम बोला अर्थिंग का।
अर्थिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आने से उसका वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी बताए थे। कोई वस्तु है उस पर धनात्मक आवेश कब आएगा, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलने से वस्तु का वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताइए, ठीक है। कमेगा या बढ़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग नुमा आकृति जो बल्ब के अंदर होता है, बल्ब यानी जो पीला वाला बल्ब होता है उसमें स्प्रिंग नुमा ऐसे ऐसे करके आकृति जो होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। तो ये था हमारे 50 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी से जो 50 अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, इसी को अच्छे से याद कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। एमसीक्यू में जितने क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आ जाएंगे आपके। प्रीवियस ईयर भी करवा देंगे लास्ट में। तो ये हुआ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कुछ 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन है वो भी आपको हम करवा देते हैं, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको याद कीजिएगा, तो आपका 3-4 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। और फिर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो भी आपका हम करवा देंगे। तो 1 अंक वाले प्रश्न लिखिए। 1 एम्पेयर की परिभाषा लिखिए। 1 एम्पेयर की परिभाषा आप लिख सकते हैं, किसी चालक से अगर इकाई आवेश इकाई समय में प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा को 1 एम्पेयर कहते हैं। विद्युत धारा में बार बार आ की मात्रा छूट गया। 1 एम्पेयर की परिभाषा, ठीक है। 1 एम्पेयर मतलब I इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। और Q मतलब किसी चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलम है और इतना आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, और कूलम पर सेकेंड को ही एम्पेयर बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे 1 एम्पेयर। तो अगर किसी चालक से 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है किसी तार से, तो हम बोलेंगे उस तार में जो विद्युत धारा है वो कितना है 1 एम्पेयर। किसी बैटरी का ईएमएफ 1 वोल्ट है, इस कथन का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस कथन का अर्थ यह है कि इस बैटरी के धन ध्रुव से, बैटरी जो होता है उसका एक धन ध्रुव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव तक 1 कूलम आवेश को जाने के लिए 1 जूल का अगर काम करना पड़े या बैटरी उसको 1 जूल का ऊर्जा देगा, तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना कहलाएगा 1 वोल्ट कहलाएगा। तो इस कथन का अर्थ यह है कि इस बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव तक 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने के लिए 1 जूल की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 1 जूल की ऊर्जा खर्च होगी। ईएमएफ और विभवांतर में समानता बताओ। ईएमएफ और विभवांतर में समानता, ठीक है। समानता मतलब जानते हैं अंतर नहीं, दोनों अदैशिक राशि है। अदैशिक राशि आप लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें दो दिशा पर निर्भर नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं अदैशिक राशि। तो विभवांतर और ईएमएफ दोनों ही क्या है अदैशिक है, दोनों की इकाई क्या है समान है, और दोनों की इकाई क्या है वोल्ट। ईएमएफ की इकाई भी वोल्ट है और विभवांतर की इकाई क्या है वोल्ट, लिख सकते हैं। ईएमएफ और विभवांतर में अंतर लिखो, 1 अंतर 2 अंतर आप लिख सकते हैं। ईएमएफ का मान विभवांतर से बड़ा होता है, ईएमएफ का जो मान होता है वो विभवांतर से क्या होता है बड़ा होता है। इस पे कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे इसका फॉर्मूला पे, ठीक है। ईएमएफ को ईएमएफ मीटर से मापा जाता है और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर आपके सिलेबस में एक वोल्टा मीटर भी है, वो 8.3 में है, ठीक है। लेकिन विभवांतर मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं, ओमिक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं ओमिक कंडक्टर कहते हैं। वे कंडक्टर मतलब क्या, वही सारी चीजें जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकते हैं उसको कंडक्टर या हिंदी में चालक बोलते हैं। वे कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करते, 1 मार्क्स में पूछेगा उसे क्या कहते हैं ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ओम के नियम से संबंधित ग्राफ बताएं, ठीक है। ओम का नियम आपको पता है कि विभवांतर किसी तार के दोनों छोरों का जो विभवांतर होता है, ठीक है, किसी तार के दोनों छोरों का जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है। तो ओम के नियम का ग्राफ क्या होगा, ऐसा हो जाएगा VI और ये सीधा लाइन, प्रकृति क्या हो जाएगा प्रकृति मूल बिंदु से सीधे। तो ये क्या है ओम के नियम का ग्राफ है। चार्ल्स के नियम का ग्राफ भी ठीक इसी प्रकार का होता है। तो 2 चीजों में अगर समानुपाती संबंध हो तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा मूल बिंदु से सीधा, ठीक है। तापमान बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई तार है और तार के आसपास का अगर तापमान टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इसको गर्म कर दिया जाए, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाता है, वो भी क्या होता है बढ़ जाता है। प्रतिरोध मतलब इसके अंदर विद्युत धारा रोकने की क्षमता जो है वो क्या होता है बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है। फिर एक होता है अर्धचालक, अर्धचालक में उल्टा होता है। अर्धचालक
अगर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एग्जाम्पल याद रखेगा, अर्धचालक का एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, लिख लीजिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, ये सब क्या अर्धचालक है। अर्धचालक का एग्जाम्पल हमेशा पूछते रहता है। अर्धचालक का प्रयोग कहाँ होता है, अर्धचालक का प्रयोग जो होता है सोलर प्लेट जो होता है, ठीक है, वो देखे होंगे प्लेट, सोलर प्लेट, उसको बनाने में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल में बहुत सारे चिप जो होते हैं, उसको बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का तार बनाओगे और इसके आसपास का तापमान बढ़ाओगे ना, तो इसके अंदर का जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा नहीं, वो घट जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, मतलब अब ये विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित कर पाएगा। तो तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। लेकिन चालक जो होता है, चालक मतलब तामा उमा, ठीक है, तामा, चांदी, सोना, ये सब चालक। अर्धचालक मतलब जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये अर्धचालक, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो इसका अगर तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध इसका क्या होगा, कमेगा। लेकिन तामा, चांदी, इन सब का तापमान बढ़ाने प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब विद्युत धारा रोकने की क्षमता बढ़ेगा और इसमें क्या होगा, कमेगा। तापमान का अतिचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, अतिचालक मतलब होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका तापमान अगर तुम कम करोगे तो प्रतिरोध कमते कमते लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। तो वही बोला है, ठीक है, तापमान कम करने पर अतिचालक का प्रतिरोध कमता है और एक निश्चित तापमान पे, बहुत कम तापमान पे उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य, मतलब उसके अंदर विद्युत धारा रोकने की क्षमता नहीं है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा विद्युत धारा क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है। तो चालक, अर्धचालक और अतिचालक, ये तीनों याद रखेगा। चालक में क्या होता है, तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, इसमें कमता है और इसमें भी कमता है, और कमते कमते तो जीरो हो जाता है इसमें, ठीक है। फ्यूज के तार की विशेषता लिखे। फ्यूज का तार का प्रतिरोधकता अधिक होता है और गलनांक क्या होता है, कम होता है। गलनांक मतलब जल्दी गल जाता है, ठीक है, गलनांक कम होता है। फ्यूज का तार किससे बनाता है, फ्यूज का तार टीन 25% और शीशा 75% से बना होता है। शीशा मतलब लेड, ठीक है, लेड, तो 25% टीन और 75% शीशा का प्रयोग होता है फ्यूज के तार को बनाने के लिए। आप बोलिए भैया फ्यूज का तार तो मेरा पापा तांबा का बना देते हैं, तो बना देते हो अलग बात है, लेकिन जो बनाना चाहिए वो किसका बनाना चाहिए, ऐसा धातु, मिश्र धातु का बनाना चाहिए जिसमें टीन रहना चाहिए आपका 25% और शीशा आपका रहना है 75%। इन दोनों को मिला के जो मिश्र धातु बनेगा उसका फ्यूज का तार बनाना चाहिए, लेकिन उपयोग करने के लिए तो हम लोग कुछ भी कर लेते हैं। भारत में सभी उपकरण कैसे जुड़े होते हैं, भारत में सभी उपकरण आपस में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के विद्युत से समानांतर क्रम में जुड़े रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, समानांतर क्रम में जुड़े होता है, याद रखेगा। भारत में जो सभी उपकरण जुड़े होते हैं वो कितना 220 वोल्ट से जुड़े होता है, 50 हर्ट्ज मतलब एसी करंट, ठीक है, एसी करंट से जुड़े रहते हैं और समानांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। स्टार रेटिंग का मतलब क्या, आप लोग फ्रीज उरीज में देखे होंगे ऐसे स्टार दिया रहेगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, तो फ्रिज, एसी जैसे उपकरणों पे स्टार रेटिंग लिखा रहता है जिससे उसके ऊर्जा खपत का पता चलता है। जितना कम स्टार रेटिंग उतना अधिक, जितना कम स्टार रेटिंग उतना अधिक ऊर्जा खर्च, ठीक है। तो अगर कोई फ्रिज है जिसपे 3 स्टार है और कोई फ्रिज है जिसपे 4 गो स्टार है, तो जितना कम स्टार रहेगा ऊर्जा का खपत वहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा अपने आप को चलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करें, मतलब आपका बिल ज़्यादा आएगा। और जितना ज़्यादा स्टार रहेगा, ठीक है, उसका जो ऊर्जा का खपत होगा उतना कम होगा, उतना कम ऊर्जा वो आपका खर्च करेगा, मतलब उससे बिल आपका कम आएगा। तो आप अगर फ्रिज ऐसी लीजिएगा तो ऐसा लीजिएगा जिसमें रेटिंग क्या हो, ज़्यादा, और ज़्यादा रेटिंग रहेगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम खर्च करेगा, मतलब आपका मीटर का बिल कम आएगा। एक ऐसे यंत्र का नाम लिखे जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा की मदद से यंत्र चलता है, वो कौन है, मोटर, ठीक है। एक ऐसे यंत्र का नाम लिखे जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जनरेटर। ये दोनों हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला क्या होता है, जनरेटर, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, AC DC जनरेटर। तो MCQ हम तो यहाँ पे शॉर्ट रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है, 1 माह से। आप लोग सब इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और याद करते रहिएगा, ठीक है।
समान मोटाई के एक लंबे और एक छोटे तार को समान विभवांतर से जोड़ने पर किसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगा। मतलब समान मोटाई का एक लंबा, जितना मोटा ये तार है उतना ही मोटा एक और तार लिया, लेकिन एक लंबा लिया और एक पतला लिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को समान विभवांतर से जोड़े, विभवांतर समान भी, इनके दोनों छोरों का विभवांतर भी है, तो इसके दोनों छोरों का विभवांतर भी क्या है, भी। अच्छा होता है समान मोटाई का, मोटाई सेम है मतलब दोनों का क्षेत्रफल सेम है, विभवांतर भी सेम है, तो प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा उसमें विद्युत धारा क्या होगा, कम प्रवाहित होगा। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका विद्युत धारा क्या होगा, ज़्यादा। तो बोला है किसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अच्छा, दोनों में से लंबाई किसकी ज़्यादा है, इसकी, इसका लंबाई ज़्यादा तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा। प्रतिरोध ज़्यादा तो इसमें विद्युत धारा क्या होगा, कम प्रवाहित होगा। तो ज़्यादा किसमें प्रवाहित होगा, ज़्यादा होगा छोटा वाले में। तो विद्युत धारा किसमें ज़्यादा प्रवाहित होगा, छोटे वाले में प्रवाहित होगा। बोलता विद्युत धारा किसमें कम प्रवाहित होता है, तो लंबे वाला में। कम बोलता तो लंबे वाला में। ठीक है, समान मोटाई लंबाई के एक मोटे और एक पतला, अच्छा समान लंबाई का एक मोटा तार लिए और एक पतला तार लिए, लेकिन लंबाई क्या दोनों का समान रखें। अच्छा, इस बार लंबाई समान है तो लंबाई वाला फैक्टर को कैंसिल आउट कर देते हैं, विभवांतर भी सेम है। अच्छा बताओ किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, भैया क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसका क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। अगर इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो इसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित, प्रतिरोध मतलब क्या, विद्युत धारा रोकने की क्षमता। अब प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा क्या होगा, कम। मतलब विद्युत इसका प्रतिरोध, मोटाई ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा आपका, कम होगा। प्रतिरोध कम होगा मतलब विद्युत धारा रोकने की क्षमता कम है, मतलब विद्युत क्या होगा, ज़्यादा प्रवाहित होगा। तो बोला किसमें विद्युत अधिक प्रवाहित होगा, मोटे वाले तार में विद्युत क्या होगा, अधिक प्रवाहित होगा। ये सारे क्वेश्चन बने बनाए क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। घरों में कितने प्रकार के तारों का प्रयोग, ये भी 2023 में पूछा। 3 प्रकार के तार का प्रयोग होते हैं, जीवित, उदासीन और अर्थिंग। ठीक है, एसी और डीसी विद्युत का ग्राफ बनाए। एसी का ग्राफ, और यहाँ पे खत्म हो गया। एसी का ग्राफ यहाँ पे अभी बताए थे। एसी का ग्राफ ऐसे होता है, ये बताता है कि समय के साथ एसी विद्युत अपने इधर लिख लीजिएगा विद्युत और इधर लिख लीजिएगा समय। ये एसी विद्युत का ग्राफ है, एक मार्क्स में पूछ सकता है। एसी विद्युत और डीसी का ऐसा होता है, एक लाइन ऐसे खींचिएगा, इधर रहेगा विद्युत वाई एक्सिस पे और इधर रहेगा समय। ये डीसी का है और ये एसी का है। ये सारे चुनिंदे क्वेश्चन थे जो 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में हमेशा पूछे जाते हैं। इन सबको आप लोग रट्टा मान लीजिए। ठीक है, पढ़ा आप लोग समझे होंगे, तब भी एक बार रिवाइज करवा दिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 चैप्टर में जितना भी पढ़े हैं ये एमसीक्यू इस टाइप का 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर 6 है उसका जो एमसीक्यू और एसीक्यू वाला था वो पोर्शन खत्म हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको और इसकी ज़रूरत है या नहीं, एक बार हमको बता दीजिएगा। और अगर आपको ज़रूरत होगा आप लोग बोलिएगा उस हिसाब से, तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाएंगे। जो जितना भी फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा बताएंगे और डिटेल में थोड़ा सा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, कैसा लगा आपको, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जी। अधिक से अधिक बच्चे हम लोग के साथ जुड़ेंगे तो हम अधिक से अधिक काम आप लोग के लिए कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। चलिए, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 3 महीना बाद आपका बोर्ड है तो बोर्ड में अच्छा कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।